अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम अमरनाथ कंसेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें क्या ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता मिलती है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक सवाल मेरे मन में उठता है कि क्या जीवन में मिस्ट्री या अनमोल चीजें कुछ चीज की होती हैं या नहीं होती हैं? दुनिया मानती है कि मिस्ट्रीज हैं, जिसे समझने की कोशिश हमारी है। मगर मेरा मानना है जो कुदरत की असली देन है, वो साफ सरल है। हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। मिस्ट्री जैसी कोई चीज नहीं है। कुदरत में कोई मिस्ट्री नहीं है। कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है। अगर हमारे पास जवाब नहीं है, इसका मतलब कि हमें वो समझ नहीं आती है, कंसेप्ट समझ नहीं आता है। आज के दिन मैं दुनिया को कह सकता हूँ कि मिस्ट्री जैसी कोई चीज नहीं है। और दिव्य को एक ऐसा मैथमेटिकल डिजाइन है जो कुदरत की बनाई हुई चीजों को आसानी से समझा सकता है। मगर जो पेरिफेरल डायनेमिक वर्ल्ड है, जहाँ पे परिवर्तन नजर आता है, डिफेक्टिव है, डिफिशिएंट है, वो चीज शायद दिव्यांग नहीं समझा पाएगा। मगर मेरा मानना है, अगर आप दिव्यांग को समझते हैं, कुदरत की बनाई हुई असली चीजों, परफेक्ट चीजों को समझते हैं, फिर जाके आप इम्परफेक्ट को भी समझ सकेंगे। परफेक्शन को जाने बिना, मिस्ट्री को डीमिस्टिफाई किए बिना आप कुदरत को नहीं जान सकते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि इसलिए ही क्या इस विषय में, अमरनाथ में, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं या ऐसी चीजें हैं जिसे दुनिया ने आज तक नहीं समझा है। सबसे पहले, मैं पिछले 3 वीडियोस में सबसे पहला जो सवाल था वो कैलाश पर्वत जी का था। वो भी शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है। और माता वैष्णो देवी की मिस्ट्रीज हैं, त्रिकुटा की मिस्ट्रीज हैं, अब आके अमरनाथ है। ये तीनों चीजें मेरे बचपन से ही मुझसे जुड़ी हुई हैं और मैं जानता हूं। अब उसको समझाने के बाद आप जब इस पे आएंगे तो समझ आएंगे कि इसमें भी कोई मिस्ट्री नहीं है। वो समझने, ज्ञान के लिए, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता के लिए अमरनाथ को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज जो भी दिव्यांग को दे रहा हूँ, वो माता वैष्णो देवी, कटरा, त्रिकुटा, अमरनाथ और शायद कैलाश को भी जानने के बाद ही मैं वो दे पाया हूं। अब इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले शिवजी से जुड़ा हुआ या अमरनाथ से साथ जुड़ा हुआ एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इस पिक्चर में देखिए, शिवजी हैं, उनके गले में मुंडमाला है। आप देख सकते हैं कि मुंडमाला है और कंधे पे पार्वती का डेड जिस्म है, मृत्यु के बाद है। अब इस पिक्चर को आप मिस्ट्री देखते हैं। क्या इसके बारे में किसी सोचने की, समझने की कोशिश की है कि पार्वती के साथ ऐसा क्या हुआ? मुंडमाला क्यों है इतनी ज्यादा, और ये क्यों कहीं ना कहीं पहाड़ों में नजर आती हैं और कहीं पे नजर नहीं आ रही हैं? ये कहीं मैदान में नहीं है, समुद्र के पास नहीं है, दक्षिण भारत में नहीं है, ये हिमालयज में ही है। पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब इसके पीछे क्या राज है, हम पहले वो समझने की कोशिश करेंगे, फिर जाके हम अमरनाथ को हम समझ पाएंगे। अब आते हैं लेजेंड ऑफ सती पार्वती को मैं समझने की कोशिश करता, फिर जाके आप मुंडमाला को भी समझ पाएंगे। ये कहा जाता है कि सती सावित्री या सती पार्वती या सती का जो जन्म था वो मान तराई जम्मू में हुआ था, पहाड़ों में हुआ था, कहीं ना कहीं पीर पंचाल में हुआ था। और वो एक राजा की बेटी थी, दक्ष की बेटी थी, और सारे तरीके से हैं। मगर उन्हें बचपन से ही शिव जी से प्रेम था। वो उनकी आराधना करते थे, उन्हीं को मानते थे, उन्हीं से शादी करना चाहते थे। ये एक जीवन का सत्य है, हमारे ग्रंथों में पाया जाता है। और उसको तपस्या करने के बाद जब शिव जी मान गए तो उनकी स, क्या है, शादी कहिए, धर्म विवाह कहिए, वो मानतलाई में ही हुआ था। अब आ जाते हैं, मानतलाई कहाँ पे है? ये एक जगह
आपको चैनैनी उधमपुर के पास या जम्मू के पास नजर आएगी, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बस ये जगह मंदिर है जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। ये वो पॉन्ड है जो तपस्या के लिए बनाया गया था, या शादी के लिए बनाया गया था। वो बाद में पानी से इकट्ठा होके यहीं पे है, यहीं पे शादी हुई थी। इतना जानिए, बाकी आके चलते चलते आपको समझ आ जाएगी। आप देखते हैं इसी कहानी का एक और रूप जो भगवत पुराण में नजर आता है। किंग दक्ष उन्होंने अपनी बेटी सती कहिए या पार्वती कहिए, उसके लिए सर्प विवाह स्वयंवर के लिए रचना की थी, और उन्होंने सारे लोगों को बुलाया था शिव जी को छोड़कर। मगर सती को या पार्वती को शिव जी ही देखनी चाहिए थी और कोई नहीं थी। जब शिवजी नजर नहीं आए तो उसने वो माला जिस जो वर के लिए थी, वो आसमान में डाल दी थी। जैसे डालने के बाद वो शिवजी वहां पे आए, उनके गले में पड़ी और उनका विवाह हो गया। ये एक कहानी है। मैं लेजेंड को उस तरीके से कि हर इंसान अलग अलग तरीके से देखते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक ही चीज है, उसमें कुछ सच्चाई होगी जिसके आधार पे लेजेंड बनाए गए हैं। जैसे माता वैष्णो देवी के बारे में मैंने कहा था कि उनका जन्म कन्याकुमारी में हुआ था, वो रामेश्वर में की थी, उन्होंने बाद में त्रिकुटा में आई हैं। उसके पीछे क्या राज है, वो क्यों माता वैष्णो देवी दुर्गा का रीइंकारनेशन है, जब पुनर्जन्म है, अवतार है, दिखाया था। यहाँ पे भी वैसी ही चीज है। अब उसके बाद उनकी शादी होने के बाद पार्वती शिव जी के साथ चली गई थी। मगर उसके बाद किंग दक्षत ने एक यज्ञ बनाया था, जिसके लिए उन्होंने सब इंसानों को बुलाया था, सभी देवी देवताओं को बुलाया था, मगर शिव जी को नहीं बुलाया था। क्योंकि यहाँ पे एक कहानी मैं दिखाना चाहता हूँ कि किंग दशरथ वो राजा हैं जिनके लिए दिखावा, पैसा, शौहरत, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। मगर शिव जी को ना तो पैसे से लगाव है, ना देखने से लगाव है, ना ये है। वो सिर्फ तपस्वी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्मा का रूप अलग है, विष्णु का रूप अलग है, मगर शिव जी निरंकार निरंकारी है, निर्गुण है, निर्ब्राह्मण है, और कहीं ना कहीं वो मोक्ष, मुक्ति और उन चीजों पे विश्वास करते हैं जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। और क्योंकि उन्हें इन दिखावे में, इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं बुलाया गया था। मगर सती बेटी थी, उसको बुलाया गया था। जब सती वहां पे आई थी, शिव जी को नहीं बुलाया था, तो उनको गुस्सा आ गया था, और गुस्सा आने के बाद सती ने अपने आप को भस्म कर दिया था उसी फायर में जहां पे यज्ञ हो रहा था, इसलिए उसे सती भी कहा जाता है। मगर ये कहानी एक लेजेंड है। तो कहीं ना कहीं शुरू जहां है कि पार्वती या सती दक्ष की बेटी हैं, मानतलाई में पैदा हुई हैं, वहां पे शादी होती है, और उसके बाद यज्ञ पे आती हैं, तो जब नहीं होती हैं तो उसको खत्म कर, उसमें अपने आप को खत्म कर देती हैं कि मुझे मेरे पति के बिना यहाँ नहीं आना है, गुस्से में खत्म कर देती है। ये कहानी सती सावित्री की है। वही सती सावित्री को शिव जी वहां से उठाकर अपने ले जा रहे हैं, और बार बार यही चीज हो रही थी। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सती वही करती है जिसमें इमोशंस हैं, और शिव जी को इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। वो संपूर्ण त्यागी, वैरागी, सन्यासी हैं, मुक्त हैं, दुनिया की हर चीज से मुक्त हैं। वो सिर्फ धर्म और संपूर्णता को जानने के। आप शिव जी के बारे में जो लोग कहानियां, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। अगर आपको अंत में मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है और संपूर्ण बनना है, तो आपको शिव जी की तरह बन बनना पड़ेगा, जो मैं समझता हूं। मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आपको समझ आएगी कि मुंड माला जो शिव जी के क्या करें। मगर अब सवाल पैदा होता है, क्या इसके पीछे साइंस है? जब ये एक विचारधारा है, क्या ये एक लेजेंड है, जब दुनिया ने किसी समझने की कोशिश की है? क्यों गले में सर और फेस, चेहरे की ही हड्डियां हैं और कहीं नहीं है? अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि आप, जब कोई इंसान मर जाता है,
उसका देह संस्कार किया जाता है। जो जो हड्डियां बिल्कुल आखिर में खत्म होती हैं वो सिर और चेहरे की हैं। जहाँ तक कि मैंने बचपन से देखा है कि जाते जाते लोग कहीं ना कहीं हड्डियों को फोड़ने की भी कोशिश करते हैं। ये भी एक परंपरा मैंने देखी है, शायद इसलिए कि ये मुश्किल काम है। मगर बाकी जिस्म आसानी से खत्म हो जाता है, मगर हड्डियां नहीं होती हैं, तो इसे ही गले में डाला गया है। आप पिक्चर को देख लीजिए, पार्वती जी हैं और मुंडमाला है। आप इसी से साइंस को समझने की कोशिश, फिर जाके आप शिव जी को या दिव्यांग को आसानी से समझ पाएंगे। अब आ जाते हैं, यही एक मिस्ट्री है, चाहे पीछे डिवाइन मैथमेटिक्स है। अब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं हेड एंड फेस में। अगर आप हेड देखें, स्कल देखें, उसमें 8 हड्डियां हैं। जैसे 2 पैराइटल हैं, 2 टेम्पोरल हैं, एक ऑक्सीपिटल है, एक फ्रंटल है, एक स्फीनॉइड है और एथमाइड है। ये 8 हड्डियां ही सर को बनाती हैं। बस ये 8 हैं। पर जब चेहरे पे आते हैं तो आप नीचे देख रहे हैं कि 14 हड्डियां हैं। 2 नेसल हैं, 2 लैक्रिमल है, 2 पैलेटाइन है, इंफीरियर क्या है, जाइगोमेटिक हैं, मैक्सिला हैं और एक वॉमर, जो 13 बन जाती हैं। मगर एक हड्डी ऐसी है जो अलग है, वो है मैंडिबल, जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं। अब इसमें 8 और 14 22 हड्डियां बन जाती हैं। तो 22 ही कहीं ना कहीं दिव्यांग का पहला हिस्सा है। दिव्यांग स्टार्ट विद 22/21 ओनली, जो ही मैंने पहले पिक्चर में आपको दिखाया है। अब 22 है। अब जिसके पीछे 22 में जो 21 मैंने क्यों लगाया हुआ है, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, हड्डियों को देखते हैं। जो सर की 8 हड्डियां वो फिक्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता था, इसलिए शायद वो जलती भी आसानी से नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम होके हवा भी उसमें से निकल जाती है, आत्मा भी निकल जाती है, मगर सूचर्स हैं। जब आ जाते हैं कि 13 हड्डियां जो हैं वो फिक्स्ड हैं, 8 भी फिक्स्ड है, 13 फिक्स्ड है, जिसका मतलब 21 जो बोन्स हेड और फेस की हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फिक्स्ड हैं, बिल्कुल एक तुल के साथ हैं। अब आगे जाते हैं कि मैंडिबल, जो लास्ट नीचे की हड्डी मैंने दिखाई थी, वो अनफिक्स्ड है, मिली हुई नहीं है, वो खुली है। तो उसे मिलाकर हम 22 बोन्स देख देते हैं। तो इसमें आप देखिए, इनकी फिक्स हैं, एक फिक्स नहीं है, 22 है। अब जो मैंडिबल है वो ही इंसान को एक्सप्रेशन खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी है विशुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, खाने पीने से जुड़ा हुआ है, वो सब कहीं ना कहीं मैंडिबल में ही इस्तेमाल हो रहा है। और जहाँ पे मैं ये भी कहूँगा, अगर आप मैंडिबल और मैक्सिला की अगर बोन्स को भी अगर आप देखें, वहाँ पे भी आप एक ज्ञान देख सकते हैं, वहाँ पे भी दिव्यांग नजर आएगा। 2 किस्म के टीथ होते हैं, एक है डेसिडुअस, जो टेम्परेरी है, गिर जाते हैं, और वो है दूसरे जो परमानेंट है। जब हम टेम्परेरी की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 20 ही टीथ होते हैं, दांत होते हैं, 10 ऊपर के, 10 नीचे के, 5 एक तरफ, 5 एक तरफ। तो देख लिए 5 और 8 का संबंध है। मगर जब तक कि परमानेंट की बात आती है तो 32 है, और 32 भी 4 हिस्सों में डिवाइड है। ऊपर 16 है, नीचे 16 है, 8 एक तरफ है, 8 एक तरफ है। और ये 5 और 8 का जो संपूर्ण है, जब 20 और 32 का संपूर्ण है, वो भी दिव्यांग के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्या ये इत्तेफाक है? मैं तो यही दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप दिव्यांग को समझ पाएंगे, कुदरत की असली चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स ही डिजाइन है। जो मैथमेटिक्स को जानता है वही कुदरत को समझ सकता है, क्योंकि कुदरत ने हर चीज को मैथमेटिकली ही बनाया है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब इसमें देखिए, क्या अखंडता उभर के आती है, क्या वो ज्ञान उभर के आता है, को इम्पेकेबल विजडम उभर के आती है? यस, आती है। क्योंकि ये सब हड्डियां जो हैं, दिमाग को बचाने के लिए हैं। और दिमाग, ह्यूमन दिमाग जो है, वो अपने आप में संपूर्ण है, सबसे अनमोल है।
वही कुदरत को देख सकता है, दूसरा कोई नहीं देख सकता है। जो इंसान कुदरत को देख सकता है वो अपने आप में असली पक्का इंसान है। जो नहीं देख सकता है, समझिए वो सफर में है। मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ, वो पहुंचा हुआ नहीं है। जो पहुंचा हुआ है, जिसे हम हाईली एजुकेटेड कह सकते हैं, एनलाइटन कह सकते हैं, एम्पावर्ड है, वही कुदरत को, ध्यान को देख सकेगा, वही दिव्य को देख सकेगा। अगर एक इंसान कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर इंसान कर सकता है, क्योंकि हम सब में वही दिमाग है। मगर जब तक हम सोचने समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तर्क वितर्क करना शुरू नहीं करेंगे, नेति नेति करके अखंडता तक पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, सबसे पहले कर्म योग इंपॉर्टेंट है। आपको कर्म करना है, तमस नहीं होनी है, चाहिए सात्विकता के साथ होना चाहिए। आपको कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। आप हर तरीके से अगर कुदरत के साथ जुड़ना है तो आप पक्का वेजिटेरियन होना चाहिए। कोई शराब नहीं पीनी चाहिए, कोई दवाइयाँ नहीं खानी, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो भी चीज़ आपकी सेंसिटिविटी को, आपकी संपूर्णता को, अखंडता को तोड़ता है, वो चीज़ आपको नहीं लेनी है। और मैं आज भी कहता हूँ, हमेशा कहता रहा हूँ, जहाँ तक कि दर्द की दवाइयाँ हो, बुखार की दवाइयाँ हो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी जो सेंसिटिविटी है, सूक्ष्मता है, वो कम करेगी, तो आप कुदरत के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। क्योंकि कुदरत को जानना है तो आपको जिस्म में ही जोड़ना है। आपका जिस्म बिल्कुल संपूर्ण होना चाहिए, इससे किस्म किस्म की भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है, आपको बिल्कुल ब्राह्मण की तरह पक्का वेजिटेरियन होना है। कोई शराब नहीं पीनी है, कोई सिगरेट नहीं पीना है, कोई दवाइयाँ नहीं खानी है, कोई ड्रग्स नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है। आपका सेंसिटिव सिस्टम, सेंसरी सिस्टम जितना पावरफुल होगा, उतना ही आप कुदरत को देख सकते हैं। आप बुढ़ापी उम्र में भी आपके कान ऐसे शार्प हों, हजारों से दूर भी आपको सुनाई देना चाहिए। नाक ऐसा हो, कोई छोटी सी छोटा परिवर्तन भी जो जानवर महसूस करते हैं, आप भी महसूस कर सकें। ये 10 सेंसरी कंपोनेंट हैं। आप हैं तो कुदरत के साथ जुड़े हैं। और जो भी चीज़ इसको रोकती है, कम करती है, आपको संपूर्ण नहीं बनाती है, उससे इंसान दूर रहेगा तो ही कुदरत से साथ जुड़ सकते हैं। और मैं मानता हूँ, मैं इस उम्र में मेरे सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर इतने हैं जितने मैं 21 साल का था। अगर मैं कर पाया हूँ तो हर इंसान कर सकता है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पिछले 30 साल में एक एक करके, खास करके पिछले 20 साल में अकेले रहते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए, खाने के बर्ताव से, एक्सरसाइज के बर्ताव से, काम और सोच विचार से ही मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ। ये क्षमता हर इंसान में है। मैं तो एक सिर्फ कॉमन आदमी हूँ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। वही जो दिमाग है, जो संपूर्ण है, वो देखते हैं। अब जहाँ पे मैं अब दिमाग की बात करता हूँ तो एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जिस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर मैंने बनाई थी 221 में। मगर इसमें अगर जो बाहर का जो ब्रेन है, ऊपर का है, उसकी आउटर 3 लेयर्स हैं जिसको मैंने नोट किया हुआ है। मगर ये वो चीज़ है जिस न्यूरो साइंटिस्ट, दुनिया के जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया के मैं कह रहा हूँ, मैं किसी वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब तो साइंस की बात आती है तो वो पूरा पूरा पूरी दुनिया उसमें उसमें अमेरिका, यूरोप, कनाडा वगैरह कुछ नहीं है। चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, या अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, जितना भी है, सब एक है, एक विलेज बन चुका है। दुनिया के हर इंसान साइंस की तरफ, मैथमेटिक्स की तरफ अपना रिझाव रखते हैं, कर रहे हैं। मगर मुझे दावे के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये दो 3 आउटर लेयर्स हैं, इसका क्या काम है, किसी को भी नहीं पता है। सब जानते हैं कि इसके बारे में फंक्शन का किसी को पता नहीं है। मगर इसको कोई एक इंसान जानता तो वो सिर्फ भूषण शर्मा ही है। और क्योंकि मैंने उन 3 को एक्टिवेट करके अपने जिस्म के साथ जोड़ा हुआ है, कुंडलिनी योग के साथ जुड़ा हुआ है, अखंड योग के साथ जुड़ा हुआ है, एज अ रिजल्ट मैं पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में आंखें खोल के बना सकता हूँ। आप यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आंखें खुली हैं, दिमाग साफ है, सब देख रहा हूँ, फिर भी 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में, जो दुनिया का कोई आदमी नहीं बना पाया है।
और यही मैं दिखाने की कोशिश कर, अगर इसमें आपको क्षमता है तो आप कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर मैं कर सका हूं तो हर इंसान कर सकता है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मगर सबसे पहले जो चीज मैंने शुरू से दिखा रहा हूं, मैंने पहले 7 साल तक स्कूल में नहीं गया था, मुझे कुछ नहीं पढ़ाया गया था, मगर उस 7 साल में मेरा दिमाग पूरा डेवलप हो चुका था। मैं कुदरत की हर चीज को, इंक्लूडिंग अमरनाथ, वैष्णो देवी हो या कश्मीर हो, या हर कुदरत की चीज को उन आंखों से देखा है जिसमें संपूर्णता थी। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कि अब हम कहानी पे, उनकी मृत्यु हो गई है, अब वो दोबारा जन्म ले रही हैं। अब दोबारा जन्म लेने के बाद क्या हुआ वो समझने की कोशिश करेंगे। न्यू री इनकॉर्नेशन सती पावित्री। जैसे मैंने कहा कि पहले वो खुद के उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब उसका दोबारा जन्म हुआ है, और वो कहीं ना कहीं मातंड में पैदा हुई हैं। उनका बॉन्ड शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो वहीं पे शादी हो जाती है। और यही चीज होम कुंड व्याह होली फायर सेट, वही दिखाया था, वही पिक्चर मैंने आपको दिखाई है मानतलाई में। अब आ जाते हैं, ये पिक्चर है वो जहाँ पे उनकी शादी हुई है, मानतलाई में है। अगर आप देखें तो ऊपर में आप लॉर्ड ब्रह्मा को देख सकते हैं, विष्णु को देख सकते हैं, और इंद्र को देख सकते हैं। और नीचे आप पिक्चर में देखें तो लेफ्ट साइड में आप दक्ष को देख रहे हैं। दक्ष के साथ दक्ष की पत्नी है, उसके साथ पार्वती है, उसके बाद शिव जी हैं, उसके बाद नारद मुनि है। और जो नीचे पुरुष दिखा रहे हैं वो पुरोहित हैं जो शादी करवा रहे हैं। अब वो कौन पुरोहित हैं, शायद वो अगस्त्य हैं या कौन है, उस विषय में जाने की कोई जरूरत नहीं। एक पुरोहित हैं जो शादी करवा रहे हैं, हवन हो रहा है, उसमें सारा हो रहा, और कहीं कहीं दोनों की शादी हो रही है। तो जहां तक तो आप आ गए हैं। ये कहानी पिक्चर वो है जो हम मैंने बचपन से है आज तक देखी है। अब आगे जाते हैं। मैं एक वो कंसेप्ट दिखाना चाहता हूं जो शायद साइंस में लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। अब जब शादी हो रही थी, दुनिया के सारे देवी देवता सब नॉर्थ में आ गए थे। ये जो मानतलाई, शुद्ध महादेव मानतलाई नॉर्थ में है, 32 डिग्री नॉर्थ में है। अब वहां पे जब सब आ गए थे तो अर्थ कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ झुक गई थी, क्योंकि ऊपर पहाड़ पे चीज आ गए थे, नीचे की तरफ से कम था। जब ये स्थिति हुई थी, सो देवी देवता वहां थे, तो शिव जी ने अपने फेवरेट स्टूडेंट से अगस्त्य को कहा था, तुम ही अकेले हो जो मुझे समझते हो, तंत्र को समझते हो, तंत्र विद्या को समझते हो, पूरी सृष्टि को समझते हो, तुम्हें वो शक्ति है। तुम जाके दक्षिण में चले जाओ और जाके इसको बैलेंस रखो, ताकि ये नॉर्थ की ज्यादा टिल्ट ना हो। ये भी एक लेजेंड का हिस्सा है जो मैंने बचपन से देखा है, यही है। अब जब शिव जी की शादी हो जाती है, वो वहां से छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बाद अगस्त्य नॉर्थ में वापस नहीं आते हैं, वो दक्षिण में ही रह जाते हैं, दक्षिण भारत में ही रह जाते हैं। उसके कारण ये अर्थ है वो दक्षिण की तरफ मुड़ गई है, क्योंकि अब बात दक्षिण की तरफ है, नॉर्थ की तरफ नहीं है। अब इसका पानी के क्या संबंध है वो आप खुद ही सोचिए, क्योंकि पहले पहाड़ियों पे समुद्र, जो हवा भी गिर रही थी, बर्फ थी, सब कुछ वहीं पड़ रहा था, शादी भी उसी समय की हुई है। अब वहां की वो कम हो गई है, पानी समुद्र की तरफ, सिंधु रिवर में, सिंधु महासागर में, जब भारत के तीनों तरफ पानी ही पानी है, चाहे वो एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, नीचे हिंदू महासागर है। इसलिए नॉर्थ में पानी के बजाव से ये परिवर्तन ज्यादा है, क्योंकि उसके बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है। मैं अब इस पिक्चर को हम आगे चलते हैं। आप इसे देखिए, इस पिक्चर में जो है, इसमें एडिटर एक्वेटर क्या है, पोल्स क्या हैं, उसका टल्ट दक्षिण भारत की कैसे है, ये सब दिखाया गया है। ये आप आराम से देख सकते हैं। ये रोटेशन जितनी भी तेरी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाए।
और आज भी इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन है, क्योंकि समुद्र का पानी जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और पहाड़ों में जो ग्लेशियर्स थे वो कम होती जा रहे हैं। इसके कारण आज भी ये परिवर्तन हो रहा है और वक्त के साथ होता रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जो पुरानी स्थिति थी वो खत्म होगी। अब मैं आपको एक ऐसे एलिमेंट की बात दिखाना जो मैं अपने वीडियोस में दिखा चुका हूँ। मैं वो कोई चीज़ नहीं दिखा रहा जो मैंने दिखाया नहीं है। अब मैं ये कहता हूँ कि 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य भगवान और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में है। जो सूर्य से पहले आता है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है। ये चारों के चारों शुरू शुरू में ही इनमें 97% कार्बन डाइऑक्साइड थी, मगर भूमि ही एक ऐसी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होकर वो 21% ऑक्सीजन में बन गई है और 78% नाइट्रोजन में बन गई है। इसके लिए आप इसका रंग ब्लू और ग्रीन में देखते हैं, जबकि मरकरी, वीनस और मार्स को आप आज भी येलो ऑरेंज कलर में ही देखते हैं, क्योंकि वहाँ 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, मगर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है। मगर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, ये टिल्ट और भी होता जाएगा। ये मैं ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों जब तक कि आप साइंस को नहीं समझेंगे, कुदरत की बनी हुई चीज़ों को भी नहीं समझ पाएंगे। आगे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो तर्क वितर्क करना और नेति नेति करके अखंडता तक जाना वही कर सकता है जो ज्ञान को संपूर्णता से मैथमेटिक्स से समझता है, जानता है, पहचानता है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते आ जाते हैं, अगस्त्य जी अब दक्षिण भारत में आगे यहीं रह गए हैं और उन्होंने ही सिद्ध वैद्य को लिखा है, इन तमिल में है, जो हकीकत में तंत्र विद्या जो शिव जी ने पार्वती जी को अमरनाथ में सिखाई थी, उसका ही वर्णन है। और ये भी कहा जाता है कि अगस्त्य ने ही तमिल लैंग्वेज बनाई थी। अब मैं इन पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं जाना चाहता हूँ। तमिल अपने आप एक महान भाषा है, संस्कृत भी अपनी जगह है। ये दोनों भाषा एक जैसी हैं, दोनों का संतुलन एक है। अगर तंत्र को संस्कृत में लिखा गया है तो सिद्ध वैद्य को तमिल में लिखा गया है अगस्त्य द्वारा, और अगस्त्य दक्षिण भारत में ही है। उसमें ही उन्होंने सरस्वती स्तोत्रम, लक्ष्मी स्तोत्रम, सब कुछ इन्होंने ही लिखा हुआ है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नॉर्थ में संस्कृत में आयुर्वेद है लंबा जीवन दिखाने के लिए, और दक्षिण भारत में अगस्त्य जी ने सिद्ध विद्या दिया है। इसमें सिद्ध विद्या में वही ज्ञान है जो आयुर्वेद में है, वही ज्ञान है जो तंत्र में है, जिसके आधार पे ऐसे उम्र बढ़ती भी जाएगी, आप बिल्कुल संपूर्ण रहेंगे। वही जानकर, सिद्ध वैद्य से जानकर, या तंत्र विद्या से जानकर, या आयुर्वेद से जानकर, खाने से ही मैं अपने आप को ठीक करके रिवर्स ऑफ एजिंग में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एक एक्सपेरिमेंट समझ रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तो सभी समझ ले वही कर। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब मेरे अपने अनुभव में ही है, वो कहीं ना कहीं किसी की कॉपी नहीं है। जो मेरा अनुभव नहीं, उसके बिना मैं कुछ लिखता भी नहीं। अब आ जाते हैं, एक से सवाल पैदा होता है कि गॉडेस पार्वती ने साइंस एंड आर्ट इमॉर्टिकल को समझना था, इसलिए उन्होंने शिव जी से कहा था कि अब मुझे नहीं मरना है, अब मुझे सती नहीं बनना है, आप मुझे सिखा दीजिए ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाऊं। आप समझ लीजिए, पार्वती जी कह रही हैं मुझे आपके साथ जुड़ जाना है और दूसरा कुछ नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मैं और आप हमेशा एक जैसे हो जाएं, शिव और शक्ति या शक्ति और शक्ति को संपूर्ण हो। ये विचारधारा के साथ वो कहीं ना कहीं उन्हें अमरनाथ ले जाते हैं, ये सिखाने के लिए कि इमॉर्टैलिटी कैसे पाई जाती है, हम दोनों कैसे एक हो सकते हैं। और मैं यही मानता हूँ, जो पति पत्नी दोनों एक जैसे होंगे वही संपूर्ण होंगे, वही अखंड होंगे। जब तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ जाएंगे, वो शिव और शक्ति कभी नहीं बन सकते हैं, शक्ता शक्ति नहीं बन सकते हैं, वो संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। अब उसमें किसको आ गया किसको पीछे वो देखने से कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि दोनों को
एक जैसा बना। अब जहाँ पे एक सवाल आ जाता है, दोनों में से किसको करना है? अगर वो शिव है, वो संपूर्ण है, मगर पार्वती को ही शिव जी की तरह इमोशन छोड़कर आना पड़ेगा, क्योंकि औरतों की सबसे प्रॉब्लम वो इमोशंस हैं। वो अपनी लाइक्स डिसलाइक्स में कर रहे हैं, उनके उनमें क्षमता बहुत है, वो धरती माँ की तरह हैं, वो कहीं ना कहीं गर्भ करके बच्चों को पैदा कर सकती हैं, मगर उनकी अटैचमेंट उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब वो रुक जाएगी, समझ जाएगी कि इमोशन की कोई जगह, राग और द्वेष की जगह नहीं, आपको विराग चाहिए, आपको त्याग चाहिए, आपको संन्यास चाहिए, तो ही जाके पार्वती बनेगी या सावित्री बनेगी, नहीं तो वो सती होके खत्म हो जाएगी। उसका ज्ञान शिव जी को देना था, वो इसलिए मान तलाई से लेकर आपको अमरनाथ केव की सफर पे लेके चलते हैं। आप चलते हैं सफर, जो सेंट्रल तंत्र विद्या है वो अमरनाथ है। आप इस पिक्चर को देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, और आप देखिए मैंने पहली बार जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों को जोड़ा हुआ है। आप भी सोचते हो कि मैंने तीनों, क्योंकि ये तीनों ही भारत का सरताज हैं। आप लद्दाख को आप जम्मू एंड कश्मीर से अलग नहीं कर सकते हैं। मैं यही कहने की कोशिश, ये हिंदुस्तान का सरताज है, मुकुट है। आप देखें शक्ल भी मुकुट की तरह ही है और कुछ नहीं है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो सिंधु रिवर को मैंने नोट किया है, क्योंकि सिंधु रिवर ही वहां पे एक डिमार्केशन ला रहा है। और सिंधु रीजन कैलाश में शुरू होता है और नॉर्थ में आते हुए लद्दाख से पश्चिम की तरफ जाके नीचे आकर अरब सीख में आ जाता है। अब जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि मेरी पैदाइश जम्मू एंड कश्मीर की है, डोगरा किंगडम ने, जो ब्राह्मणों ने या हिंदुओं ने उसमें राज किया था, और उनमें जो पुराने कैलेंडर हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों को ही मिलाए हुए हैं। बस यही कोशिश कर दिखाने की कोशिश कर, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को तीनों को एज सच तीनों इकट्ठे हैं, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये नाम भी जम्मू कश्मीर लद्दाख होना चाहिए था। जम्मू एंड कश्मीर अलग, या जम्मू अलग, कश्मीर अलग या लद्दाख अलग, ये संपूर्ण नहीं बनाते हैं। ये भी मैं समझाने की कोशिश, मैं सिर्फ पिक्चर को देखिए। आप इस पिक्चर से मैं आगे गूगल की पिक्चर में मैप में ले जाऊंगा, दिखाने के लिए कि मानतलाई पे कहाँ पे है और अमरनाथ कहाँ पे है, पहलगाम कहाँ पे है। आप इस पिक्चर को देखिए, ये मॉडिफाइड है। आप नीचे देख रहे हैं कि जम्मू है, उसके ऊपर कटरा है, उसके ऊपर त्रिकुटा माउंटेन है, और साथ में उधमपुर है। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने मानतलाई को लिखा हुआ है पत्नी टॉप के साथ। ये पत्नी टॉप के नीचे है मानतलाई चनैनी में, यहीं से आजकल का नया टनल भी वहां से बटोत के आगे आता है। आप उसको छोड़िए, उसके बाद आप देखेंगे पीर पंचाल माउंटेन रेंज आता है, तो मानतलाई पीर पंचाल के नीचे है। और ऊपर देखें तो आप देख रहे हैं श्रीनगर को देख रहे हैं, कश्मीर वैली को देख रहे हैं, अमरनाथ को देख रहे हैं, पहलगाम को देख रहे हैं। तो मानतलाई टू पहलगाम तक नॉर्थ ईस्ट का सफर वहां से शुरू होता है। शिव जी का और पार्वती का दोनों मिलकर वहीं से चलते हैं। तो ये एक दृश्य है, सफ़र है, ट्रैवल की रूट है, कि मानतलाई से शादी के बाद समझाने के लिए, अमर रहने के लिए वो उनको अमरनाथ ले जाती हैं। अब आ जाते हैं कि जो पहला गांव है वो पहलगाम है। मैं बचपन में यहाँ रहा हूँ, इस धरती को देखा है, जाना है, ये पहचाना है। ये पिक्चर उसी टाइम की है जब मैं वहाँ पे था। ये वो पिक्चर उसी टाइम की है और कुछ नहीं। यहीं पे मैंने अमरनाथ की विज़डम को समझने का, सोचने का पहुँच गया, क्योंकि मुझे अमरनाथ जाने का मौका बचपन में ही मिल गया था। ये पहला पड़ाव है, इसलिए पहल मीन फर्स्ट, गाँव मीन गाँव, विलेज। द फर्स्ट विलेज इज़ पहलगाम। कि मानतलाई से आके जब पहले विलेज तक वो पहुँचे थे नॉन स्टॉप, वो पहलगाम ही था। अब आ जाते हैं, मैं आपको रूट दिखाता हूँ। पहलगाम से अमरनाथ जाने का जो ऑफिशियल यात्रा रूट है वो यहाँ आपको नजर आ रहा है। आप
जम्मू कश्मीर के पिक्चर को भी देख रहे हैं और इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पहलगाम से वहां पर जाने के लिए सफर में वो कौन कौन सी चीजें नजर आने वाली हैं, वो क्यों है, उसके पीछे क्या मिस्ट्री है। अब मैं वो दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। जब आइडियल रूट फॉर अमरनाथ है तो मैंने लिखा है कि पहलगाम पहला गांव है। उसके बाद मैंने लिखा है चंदनवाड़ी, और सफर में दूसरा आप चंदनवाड़ी अब नीचे देख सकते हैं। चंदनवाड़ी क्यों है? क्योंकि शिव जी के साथ जो सबसे बड़ा मुकुट है वो चंदन है, दूज का चांद है, वो उनके मुकुट पे है, उनके सर पे है। तो पहले उनको वो बाहर चंदन छोड़ना पड़ा था सर से ही उतार कर, क्योंकि जो भी बाहरानी चीजें हैं जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। शायद इसलिए भी मेरी रिसर्च में मैं यही कहता हूं कि मैंने आंखें खोल के दुनिया को देखते हुए अपने जिस सर में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बनाई है जो दुनिया का दूसरा कोई आदमी नहीं कर पाया है, और दिखा दिया कि न्यूरोसाइंस गलत है। और यही चीज आप अमरनाथ में देख रहे हैं। चंदनवाड़ी है, पहले मून को जो बाहर से छोड़ा गया है, उसके बाद आगे नागकोटी जगह आती है जिसमें बाकी सारे सांपों को शिवजी ने छोड़ दिया था। उसके बाद शेषनाग की जगह आती है, जो मेजर स्नेक है उसे भी छोड़ दिया था। उसके बाद महागुण की तरफ आती है, उसका मीन कि जो 3 गुण हैं, तामसिक है, राजसिक और सात्विक, तीनों गुणों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको निर्गुण बनना पड़ेगा, निरंकार बनना पड़ेगा। ये निरंकार निर्गुण की तैयारी है। आगे जाते हैं पंचतमी, जो 5 एलिमेंट्स हैं, चाहे वो भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है या आकाश है, 5 के 5 एलिमेंट्स भी आपको वहां पे बाहर के छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद आप जगह पे आ जाते संगम में, जो जहाँ 2 रूट मिलते हैं, वहां पे आप कहीं ना कहीं अपने आप में बाहर की सारी चीजें छोड़ देती हैं। शायद यही मैंने अखंड योग में पतंजलि योग से अलग डाला है कि कुंडलिनी योग और अंतर योग जरूरी है। जब अंतर योग वही कर सकता है कि बाहर की सारी चीजों को त्याग देता है और आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, और आत्मा वैकुंठ में आ जाती है या अमरनाथ में आ जाती है। तभी जाके आप संपूर्ण देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं इसे समझ सकी, क्योंकि ये मैंने खुद ही अपनी पीएचडी रिसर्च में मैंने किया था। उसके बाद हम वो अमरनाथ यात्रा में चले जाते हैं। तब तक कि बाहर की सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, आपको त्यागी बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना चाहेगा, संपूर्ण बनना चाहेगा। आपका लोभ बाहर की चीजों से नहीं हो, चाहे वो पैसा हो, नाम हो, फेम हो, कुछ भी हो। वही त्याग आप अब शिव जी में देख सकते हैं। वही त्याग पार्वती को भी करना था, वही त्याग मैं भी कर चुका हूँ। मैं इसलिए समझ सकता हूँ कि मैंने भी वही छोड़ा है जो शिव जी ने छोड़ा हुआ है, जो पार्वती को भी छोड़ना पड़ा था, जिसके लिए अमरनाथ जरूरी था। ये अनुभव मुझे बचपन में ही हो गया था, इसलिए एक एक करके मुझे बाहर की किसी चीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं जानता हूँ पैसे जरूरत है, अगर आप कर्म करेंगे पैसे खुद आ जाएंगे आपके पास। अक्षय पात्र होगा, मृत्यु वरदान होगा, हर चीज हो जाएगी। अगर आप कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, उसके लिए कोई भी जरूरत की काम कम कम नहीं होती है। मैं ये भी कह रहा हूं कि जे आप आत्मा है, जिस्म नहीं है, ये भी गलत है। आप जिस्म हैं, जिस्म संपूर्ण होगा ही तो आपको अनुभव होगा। अगर जिस्म संपूर्ण नहीं है, सुरक्षित नहीं है, हर तरीके से मुकम्मल नहीं है, अखंडता नहीं है, आप कुछ नहीं पाए हुए हैं। आत्मा भी वही दिखाएगा जब जिस्म संपूर्ण होगा। तो जिस्म की संपूर्णता बहुत जरूरी है। पैसे की जरूरत है, मगर पैसे खुद भी आ जाएगा। अगर कर्म योगी है उसको पैसे की कभी समस्या नहीं रहती है। आपको पैसे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। काम कीजिए, पैसा आ जाएगा, चीजें सब आ जाएगी। आज ये पैसा आज का नाम है, पुराने जमाने में तो अलग सिस्टम था। जब हम किसी को देते हैं तो वो भी हमें कुछ दे देगा। जी जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। अब वो आके इस गुफा के अंदर आ जाते हैं। अब शिव जी में वो शिवलिंग में आ गए हैं। ये चीज मैंने 1957 में खुद गया हूँ, देखा हूँ, महसूस किया हूँ, मैंने अनुभव किया है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो वहां की दीवारों में लिखा हुआ था, 108 सूत्रस हैं तंत्र विद्या के, जो शिवजी ने पार्वती को समझाए थे। उसके साथ में जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, 22/21 है, वो भी वहीं पे है। वो मुझ में इनग्रेन हो गया था, मगर चलते चलते उसको समझने के लिए मुझे मैथमेटिक्स,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस को समझना ज़रूरी था, ताकि ताकि मैं उसे समझकर रिलेट कर पाऊँ, ताकि मिस्ट्री को डीमिस्ट्रीफाई करने के लिए मुझे कम से कम 60 साल और लगे थे। ये भी जीवन का सत्य है। अब आ जाते हैं, अब वहाँ पे सिखा रहे हैं। अब मैं एक न्यू एलिमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी सब इमॉर्टल लेजेंड की तरह हैं। आज भी कहा जाता है कि वहाँ पे 2 पिजन्स हैं जो इमॉर्टल हैं, मृत्यु से दूर हैं, शायद अमर हैं। इसलिए इस जगह का नाम ही अमरनाथ है कि वो आप लिबरेट हो जाते हैं। आपको मृत्यु होती ही नहीं है। आप अक्षय पात्र की तरह बन जाएंगे। इच्छा मृत्यु वरदान मिल जाएगा। आप हर तरीके से संपूर्ण रह के एक योगी की तरह बन जाते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, या टॉर्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, या बर्ड्स हैं। ये कुछ ऐसे जीवन के, क्या कहते हैं ना कि आदमियों की तरह हैं। एक जानवर कहिए, एनिमल कहिए, या वो भी हैं, लिविंग है। इनमें अंडे आते हैं। आप नीचे अंडा आप देख रहे हैं, साथ में पिजन को देख रहे हैं, मगर इसमें क्या साइंस है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर चाहे आप पिजन ले लीजिए या हैंड को ले लीजिए, तो मैं हैंड की एग्जाम्पल को ज़्यादा आइडियल मानता हूँ, क्योंकि हैंड पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लोगों ने देखने का जाना, क्योंकि उसका रोल डे टू डे साइंस में ज़्यादा है। मैं आज भी यही कहता हूँ कि लोगों को ये जो पिक्चरें हैं या जो भी लिखा है, पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। ये जो ज्ञान है कि मुर्गी 21 दिन तक बैठ जाती है, हैचिंग करती है, संन्यास ले लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि 21 दिन में वो अंडा हैच होके नया मुर्गा बन जाता है। ये ज्ञान मैंने बचपन में अमर पिक्चर में निम्मी के माध्यम से सुना था, आज भी याद है, और वही दिखाने की कोशिश की ये 21 दिन में क्या होता है। अब आ जाते हैं, जो 21 दिन का सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉडी टेम्परेचर जो बाहर की है वो 37 डिग्रीज नहीं है। अगर आपको परफेक्ट हैचिंग करनी है, 37 डिग्री को टेम्परेचर को मेंटेन करना है, जो मानव में भी है और पिजन में भी है, बर्ड्स में भी है। जब वो बर्ड्स अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं, 21 दिन के लिए बैठ जाते हैं, उनकी जो टेम्परेचर 37 डिग्री आ जाती है, वो टेम्परेचर में ही हैचिंग हो सकती है, उसके नीचे नहीं होती है। ये भी एक ज्ञान मैं दे चुका हूँ, क्योंकि परफेक्ट हेल्थ के लिए 37 डिग्रीज का होना ही ज़रूरी है। वो हम भी वो 37 डिग्री को ही मेंटेन करते हैं। ये पहला लक्ष्य मैंने वहाँ पे देखा है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है, जो मुर्गियाँ या ये चीज़ भी बीच में भी जाके पानी को लाके ऊपर डाल देते हैं, पानी को बार बार डाल देते हैं। अब पानी को क्यों डालते हैं? सबसे पहले क्योंकि गर्मी है तो सूख जाएगा, तो उसमें रिहाइड्रेशन होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। मगर उसके अलावा भी कुछ और ज़्यादा है, वो आगे में समझाने की। एट दिस जंक्शन यही कहेंगे कि उसको रिहाइड्रेशन रहनी चाहिए, कि गर्मी में पानी एवापोरेट हो जाएगा, तो उसको पानी को मेंटेन किया जाएगा तो ही संपूर्णता होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये दूसरा लेसन है। अब तीसरा लेसन जो आ जाता है कि ये मुर्गियां हों या पिजन हो, वो अंडों को बीच बीच में घुमाते फिराते रहते हैं। वो क्यों फिराते हैं, क्यों रहते हैं? ताकि उसमें भी पता चल जाए कि बच्चे कैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, पानी पूरा मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक डायनामिक पेश करते हैं। ये उनकी कुदरत की देन है। ये ज्ञान भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर आपको ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी, अखंडता की तरफ जाना है, ये तीसरा विषय है। वो अंडों को मोड़ते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, फिराते रहते हैं, ताकि उनमें पानी भी बराबर जाए और आगे क्या होना है वो भी ठीक हो जाए। बच्चा बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो भी अनुभव करने के लिए एक मातृता और पितृता का दोनों का धर्म बन जाता है। इसलिए आप उस पिक्चर में आप देख रहे हैं। थर्ड चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब हैचिंग शुरू हो जाती है 44 आवर्स में, 2 दिन के अंदर ही
उनका दिल बनना शुरू होता है, वो धड़कना शुरू हो जाता है। ये एक चीज़ है। आप देखिए जो पहला अंडा है, जब अंडा दिया था उसकी शक्ल देख लीजिए, उसमें आप अंदर देख रहे हैं और बाहर, उस शक्ल अगर आप देखेंगे वो दिव्यांग की तरह ही है। लेंथ एंड ब्रेथ दिव्यांग रेशियो की तरह है। उसके अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक येलो पोर्शन है, एक वाइट पोर्शन। जो वाइट पोर्शन है वो अल्ब्यूमिन है, और जो बीच का येलो है वो ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन से ही एम्ब्रियो बनता है और जिसे न्यूट्रिशन मिलती है। बस ये एक जीवन का सत्य भी दिव्यांग के साथ जुड़ा हुआ है। उसके अंदर जब 10 दिन में क्या होता है, आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे वो चिक एम्ब्रियो बन रहा है, और 14 दिन में वो एम्ब्रियो बन जाता है, और बाकी 7 दिन के बाद वो 21 दिन में वो खुल के बाहर आ जाता है। ये देख लीजिए, पहले 7 दिन, दूसरे 7 दिन और तीसरे 7 दिन कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के 3 ट्राइमेस्टर की तरह है। पहले 3 महीने, सेकंड 3 महीने, 3 महीनों में जो चीज़ें आती है वही चीज़ आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। कुदरत ने हर चीज़ दिव्यांग से ही बनाई है, यही दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं आगे। 14 दिन में चिक्स रेडी हो जाते हैं, वो ब्रीथिंग करना शुरू कर देते हैं। देख लीजिए, आयत्रीय उपनिषद में भी लोक पालन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में दिखाया है। पहले 11-12 हफ्ते और दूसरे 11-12 हफ्ते में कहीं ना कहीं आप वो बच्चा कंपूर्ण हो, चाहे वो 22 वीक्स कहिए या 24 वीक्स कहिए। उसके बाद बच्चा संपूर्ण बन जाता है। उसके बाद अबॉर्शन भी अलाउड नहीं है। ये भी जीवन का सत्य। जब भी इस स्टेज में 14 दिन में वो उस स्टेज पे आ चुका है जहां तक कि वो अंदर ही ब्रीथिंग करना शुरू कर देता है, जबकि मानव माँ के जिस्म में ब्रीथिंग नहीं कर सकता है, मगर चिक कर जाता है। चिक में और मानव में इतना ही अंतर है, इसकी ब्रीथिंग 14 दिन के बाद शुरू हो जाती है, जबकि मानव की 2 ट्राइमेस्टर के बाद जब तक वो पैदा नहीं होता उसमें ब्रीथिंग नहीं आती है। वो भी मैं समझा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब चलिए, ये पिक्चर फोटोसिंथेसिस की है, मगर इसमें खास तरीके से बता रहा हूँ कि जो पानी है जिसे डाला जाता है वो पोलर बॉन्ड वाटर है, फ्री है। उनको अटैचमेंट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो पूर्ण नहीं है, वो अधूरी है, वो कभी भी बदल सकती है। आप इसमें से जो चीज़ मैं इस पिक्चर में दिखाएंगे, तो जो वाटर है वही ऑक्सीजन में बदल जा रहा है। रिमेंबर, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन पानी डाला जा रहा है वो अंदर में ऑक्सीजन बन जाता है, उसे ही चिक ब्रीथ कर रहा है। तो जो पानी बाहर का है वो चिक, वो अंडे के अंदर आसानी से चला जाता है, और जब चला जाता है तो वो अंदर गर्मी से या लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन में बदल जाता है। उसी ऑक्सीजन को चिक्स अंदर ले लेते हैं, जब बाहर से आती है, जब वहाँ से आ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं शुगर में होता है, उसके बारे में जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये चीज़ वहाँ पे है। अब आते हैं 21 दिन के टाइम पे चिक के नीचे में एक टेम्परेरी टूथ आ जाता है, जिससे वो एग को निकाल सकता है। इसका मतलब कि उसे अंदर से बाहर आना है तो उसे ही कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे मानव में डिलीवरी के लिए ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है, वो प्रोसेस शुरू करने के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के बदले एक चिक का हिस्सा है जो तोड़ने में मदद करता है। ऑफकोर्स माँ भी कोशिश करती है कि बाहर से भी तोड़ने की कोशिश करें, मगर अंदर से ये चिक उसके लिए, मगर बढ़ने के बाद ये घिर जाता है, टेम्परेरी टूथ की तरह है। ये एक सत्य में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं पानी में। पानी की खूबी क्या है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, बस। आप उसमें देख लीजिए, हाइड्रोजन वन साइड है, ऑक्सीजन वन साइड है, मगर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात होती है 1 + 1 8 10 होके कहीं ना कहीं हम 10 स्टेजेस में आ जाते हैं। इसका मतलब जो पानी का जो प्रोटॉन्स हैं वो 10 हैं, वो 10 स्टेज डेवलपमेंट को बताते हैं। अगर हम मीथेन को लेते हैं उसमें भी 10 है, इसमें भी 10 हैं। यही 10 स्टेजेस कुदरत की देन है, हर जगह में 10 स्टेजेस देख सकते हैं। शायद ये मैंने अपने जीवन में देखा था, इसलिए अष्टांग योग को 10 अंग में बदल पाया हूँ। और शिव और विष्णु के 10 अवतार भी वो 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ही है, वही मैं दिखाने की कोशिश, ये 7 चक्रों की बात नहीं है, 10 चक्रों की बात है।
वही चीज़ साइंस में दिखाने की कोशिश है, जो कहीं ना कहीं पानी से ही जुड़ा हुआ है। अब आते हैं, ये 10 सीरीज वाटर के जो एलिमेंट हैं वो पंचभूता के दो हिस्से हैं, एक है ग्रॉस, दूसरा मेटल। जो 5 मेन जो भूतास हैं वो आकाश भूता है, जो क्वांटिस हैं वो 1600 डिग्री में एनर्जी फॉर्म में है। जो वायु है वहाँ पे एयर एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप में सेपरेट है। जो अग्निभूता है वो स्काल्डिंग हीट है, ऑक्सीजन है अलोन, वो बर्निंग में काम करती है। और जो अपाभूता है वो पानी है, जो लिक्विड फॉर्म में है 61.8%। जो पृथ्वी भूता है उसे मैं आइस की तरफ से देखता हूँ, उसके 38.1966% हो जाता है। अब यहाँ पे भी दिव्य नजर आ रही है, तो जिसमें मगर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर 10 स्टेजेस में है। पानी एक ऐसी चीज है जो आइस में भी है, लिक्विड में भी है, बर्निंग में भी है, गैस में भी है और प्लाज्मेटिक में। पांचों के पांच या 10 के 10 में आप पानी को देख सकते हैं, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें है। शायद कुदरत यही दिखाने के यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें सारी क्षमता है, हर जगह पे यही है। कुदरत ने इसी को बनाया था काम करने के लिए, डायनेमिज्म के लिए पानी का होना जरूरी है। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, राइड्रेशन, ये सब इससे ही जुड़े, यही चीज़ मैं समझाने की अगले वीडियो में और भी मैं आसानी से समझाऊंगा आपको कि डिसेंट ऑफ आकाश गंगा में आप पानी को और आसानी से समझ जाएंगे, वो आगे के लिए रख लेते हैं। अब ले जाते हैं कि इम्पेकेबल विजडम जो है 22 वन लेवल्स की है, कॉन्शियसनेस की है। जो शिव जी वहाँ पे पार्वती को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप जिस्म के 21 22 लेवल को समझ पाएंगी तो चाहे आप संपूर्ण हो जाएंगी, नहीं तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इट्स नाउ कम टू द गेन ब्रह्मंक 22/21। ये 21 और 22 का क्या लेवल है, कॉन्शियसनेस क्या है, क्या विचारधारा है, कितनी ये संपूर्णता है, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं जो जिस्म का हिस्सा है, पाँव के तलन से लेकर पेल्विक हड्डियों तक या टेल बोन तक, जो दोनों टांगे हैं वो 7 लोह चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। वो मदर अर्थ के साथ जुड़े हुए, सोल से टेल तक हैं। वो अताल लोक से पताल लोक तक के 7 चक्रस हैं। ये जो 7 चक्रस हैं वो भूमि के साथ जुड़े हुए हैं, भूलोक के साथ जुड़े हुए हैं, वो टांगों के साथ जुड़े हुए हैं। पहले इंसान को जिस 7 लेवल को समझना पड़ेगा, भूमि को समझना पड़ेगा बस। अब आगे आते हैं तो उसके बाद 7 और चक्रों को समझना पड़ेगा। इसका भूमि प्लस एटमॉस्फेयर, भूर और भुवा दोनों, अंतरिक्ष भुवा, भूमि भू, पृथ्वी, ये समझ पाएंगे तो आप शक्ति को समझ पाएंगे, शक्ति के 14 रूप समझ पाएंगे। 14 महाविद्याएं हैं जो देवी के साथ जुड़ी हुई हैं। जिस पिक्चर को मैंने पिछले में भी दिखाया था, ये दुर्गा का स्वरूप है। 14 महाविद्याएं हैं, वही है, मगर इसमें वो डायनेमिक कॉन्शियसनेस है जो भूमि और अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने 14 समझ लिया तो आप भूमि को समझ सकते हैं। शक्ति के दूसरे रूप को, डायनेमिक को, जो भूमि है वो स्थिर है, स्टेटिक है, मगर जो डायनेमिज्म है वो दुर्गा के साथ जुड़ा हुआ है। जिस पूरा समझ आ जाएंगे तो आप शक्ति को संपूर्ण समझ रहे हैं। समझिए, पहले भूमि और अंतरिक्ष शक्ति का स्वरूप है। आप इसे आगे ले जाते हैं। आप इसी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि नीचे लेफ्ट साइड में भूमि है, वो टांगों के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा जो अंतरिक्ष है वो जिस्म में टेल बोन से हेड तक है, जिसका मतलब मूलाधारा, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहता, विशुद्धि, अज्ञा, सहस्रार चक्राता है। जैसे कि अगर भूमि के है वो पताल लोक है, महाताल लोक है, रसताल लोक है, तरताल लोक है, सुताल लोक है, विताल लोक है, अताल लोक। ये 7 लेवल भूमि के अंदर से, भूमि के बाहर के हिस्से हैं, वो जिस्म के नीचे के हिस्से हैं। उसको भी सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपके टांगों को भी संपूर्ण रहना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद जो बॉडी के मेन हिस्से हैं, मैं अब बाहर की बात कर, मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 7 चक्रों में है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहता, विशुद्धि, अज्ञा, सहस्रार।
जिसने ये 7 चक्रों को बाहर को देख लिया है, इसका मतलब वो शक्ति को देख सका है। उसने भूमि और अंतरिक्ष दोनों को देख लिया है। ये पहला अनुभव हर इंसान के लिए ज़रूरी है, शक्ति के लिए भी ज़रूरी है। तुम पहले अपने आप के इस दृश्य को देखो। देखने के बाद फिर उसे आप आगे के जिसमें महागायत्री मंत्र के माध्यम से देख लेंगे, तो वहाँ पे 7 लोक आ जाते हैं। अगर गायत्री मंत्र को देखेंगे, महागायत्री मंत्र को देखेंगे, तो वो उसमें आता है ओम भूत, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्य। वो 7 जो लेवल हैं, वो अंतरिक्ष में ऊपर के हिस्से या डिवाइन किंगडम या हेवन के साथ हैं। वो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, न्यूटन, यूरेनस के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, आप इन 7 और 7 चीज़ों को आप कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, पूरे सोलर सिस्टम को दिया। आप उपनिषद, चांडोक्य उपनिषद और साके उपनिषद सारे कहते हैं कि ब्रह्मांड के 21 हिस्से हैं। 7 भूमि के हैं, 7 अंतरिक्ष हैं, 7 हेवन के हैं। जो जो भूमि ब्रह्मांड को 21 हिस्सों में देख लेगा, वही ब्रह्मांड को समझ पाएगा। मगर 22 लेवल पे आप सूरज के बाहर चले जाते हैं, जहां पे अंतरिक्ष है। अब आके वहीं पे आगे जो मैंने शुरू में दिखाया था कि सर की हड्डियां 22 हैं, जिसमें 21 फिक्स है, 21 की तरह, और एक आगे ले जाती है, एक्सप्रेशन देती है। इसमें जो आगे जाना है, ब्रह्मलोक है, वो यहीं पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसी चीज में मांडुक्य उपनिषद में ओम को भी 22/21 में ही है। अब हर जगह मैं वो देख रहा हूँ कि इसलिए शायद मैं बचपन से 21/22/21 को देख सका था और पावर ऑफ 10 को देख सकता, तो इसलिए मैंने ये शुरू में आपको दिखाया था 22/21 टू पावर ऑफ 10 जो है, वो ही इसमें मैं दिखाने, मैं आपको शिव जी के पास नहीं ले जा रहा हूँ। ये सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु तक ही सीमित है। पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं, यही चीज हर सेल में भी नजर आती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो 7 हिस्सों की है, साइटोप्लाज्म में 7 ऑर्गेनल्स हैं और न्यूक्लियस में 7 हिस्से हैं। मगर एक हिस्सा ऐसा है जो सेंट्रोजोम है, जो उस न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, जो क्रिएशन के टाइम पे 2 हिस्सों में बढ़ के 2 सेंट्रियोल में बन के वो क्रिएशन होती है। ये सत्य भी मैं दिखा चुका हूँ, ये भी ब्रह्मांड के साथ ही है। ये चीज भी आप देख लीजिए, आप समझ आ जाए। तो आप देखिए 1974, आज से 50 साल पहले, जब मैं सिर्फ अर्ली 20s में था, या 21 साल की उम्र के बाद ही की बात है कि ये मैंने पिक्चर बनाई थी। आप इसमें देखिए, ये अलग किस्म का ओम है, दूसरों को नहीं बनाया था। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, तंत्र विद्या में नहीं था, फिर भी मैंने वो 3+1 या 22/7 पाई सिंबल को दिखाया है, या मांडुक्य के उपनिषद को दिखाया गया है, जिससे आ यू म साता चुके हैं, और वो है। आप विश्वास करते हैं, आज से 50 साल पहले ही मैंने ये दिखा दिया था। यही मुझे करना पड़ेगा कि तब मैं अनकॉन्शियस था, मगर आज कॉन्शियस हूँ। वो अनकॉन्शियस को कॉन्शियस तरीके दिखाने की कोशिश अब इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, अब उत्तर भारत में, कश्मीर में, कश्मीर शेव इज इम्पॉर्टेंट है। अगर दुनिया को ज्ञान तंत्र विद्या का दिया है, तो शिव भगवान जी ने कश्मीर में ही तंत्र विद्या को दुनिया को दिया था। उसकी जो प्रतिक्रिया जो मेन है, स्पंदन क्रिया है, वो स्पाइरल्स हैं। वो जो ईड़ा पिंगला सुषमा नाड़ीज हैं, सांप हैं, ये सब पिक्चर जो है वो कश्मीर की है। ये चीज मैं इसमें दिखाने की, कश्मीर में सूक्ष्म शरीर के बारे में लिखा गया था, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर अगस्त्या ने उसे अलग तरीके से तमिल में पेश किया है। मजे एक अपने आप में है, वो अलग है। आप आगे चलते हैं। आप दक्षिण भारत के आदि पराशर थे, जो केरला में पैदा हुए थे, केरला के ब्राह्मण हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर आते हैं कि शिव जी से मिलते हैं। वो भी कहीं ना कहीं अमरनाथ जाते हैं, और उन्होंने अमरनाथ में तंत्र विद्या को नोट किया था। इससे पहले कि वो 108 सूत्रों को नोट कर पाए, तो गणपति जी ने बाकी के निकाल दिए थे।
तो 53 को करके ही उन्होंने सौंदर्य लहरी को लिखा है, दिखाया, जाना है। वो भी अपने आप में आनंद का अनुभव, उसमें भी आप तंत्र विद्या को ही देख सकते हैं और कुछ नहीं है। मगर जो 53 की है ना, वो 7 चक्रों के साथ जुड़ी हुई है। इसमें वो 10 चक्रों की बात नहीं है जो शिव जी हकीकत में करते हैं। मैं यही दिखा, वो शायद मैं इसलिए कर, क्योंकि मैंने उसको वो पे अनुभव किया था। अब आ जाते हैं, अब मैं आपको एक नया दिखा रहा, अखंड योग। पतंजलि योग सूत्र के 8 हिस्से हैं। उसमें कुंडलिनी योग, अंतर योग के आधार पे 10 स्टेजेस योग से मैं शायद कुदरत के साथ आसानी से जुड़ पाया हूँ। वो दिमाग के आउटर 3 लेयर को समझ पाया हूँ। 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट ब्रेन बना सका हूँ आंखें खोल के, क्योंकि मैंने भूमि को भी जाना है, सूरज को भी जाना है, अंतरिक्ष को भी जाना है, अपने आप को जाना है, सारा अनुभव किया है। शायद इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ अगर मैं एक मानव हूँ, अगर मैं कर पाया हूँ तो दुनिया का हर इंसान कर सकता है। मुझ में और दूसरे में कोई अंतर नहीं है। मैं दुनिया की नज़रों में एक कॉमन आदमी के अलावा कुछ नहीं हूँ। मैं कोई स्पिरिचुअल देवी देवता नहीं हूँ, एक इंसान हूँ जिसकी हर क्षमता को समझने की मैंने कोशिश की है। अब आ जाते हैं कि 1992 जब मैंने अनुभव किया था सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग के माध्यम से, आत्मा को, कुंडलिनी को, चक्रों को, नाड़ियों को अपने जिस्म से अंदर जो महसूस किया था, उसके बाद रिसर्च करने के बाद किया था, उसका अनुभव मैंने 92 में ये पिक्चर बनाई थी दिखाने के लिए कि कैसे है। अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे, शक्ति का चेहरा है, और जो आकाश गंगा है जो बाहर आ रही है, वो लेफ्ट साइड में, राइट में नहीं है। इसके आधार पे मैं दिव्यांग को समझ पाया हूँ कि शक्ति का स्वरूप जो है वो 61.8034% है, और शक्ता 38.1966% है। जब दोनों मिल जाएंगे तो वो शक्ता और शक्ति बन जाएंगे, शिव और शक्ति बन जाएंगे। नो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण आप में बन जाते हैं। ये अनुभव मैंने आज से 30 साल से पहले ही कर दिया था। ये होने वाला है, यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, कल क्या होने वाला है उसके सारांश पहले ही आपको मिल जाते हैं। मैं यही दिखाने की, कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडोज बिफोर एंड आई कुड सी दो शैडोज, इसलिए आगे बढ़ना मेरे लिए आसान हो गया था। मगर मुझ में और दूसरे लोगों में अंतर यह है कि जब दूसरे लोगों को हायर एनर्जी का अनुभव होना शुरू हो जाता है, वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें दिमाग में सोचने की क्षमता नहीं होती है, मगर एनर्जी जरूर से ज़्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, अगर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट को संपूर्ण को जानते हैं, तभी आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा। अगर दिमाग का अगर इस्तेमाल ही नहीं किया है, 1% ही है, वो इतनी एनर्जी हो जाएगी कि कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए समझना ही ज्ञान जो का होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया है, अखंडता है। शायद काम में लोग 2 या 3% इस्तेमाल करते हैं। आइंस्टीन ने 11% करके ग्रेटेस्ट साइंस बन गया, और मैं कहता हूँ कि मैं 100% का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मगर लोगों को जब तक कि लोग खुद नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अपने ही अनुभव दे रहा हूँ। बाकी समझे ना समझे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो वो दे पा रहा हूँ जो दुनिया के लिए ज़रूरी है। मैं कॉपी कैट का काम नहीं कर रहा हूँ। ये शायद मैंने अनुभव 92 में ही कर दिया था। उसके बाद ही 93 में पीएचडी शुरू की थी। 2000 में 1 हो गया था। उसके बाद जो काम है वो आप देख चुके हैं। आप ये पूरे का पूरा ज्ञान अंत में आके इसमें मैंने डाल दिया है। इसमें आप ईड़ा पिंगला सुषुम्नाड़ी को देख सकते हैं, संपूर्ण अमरनाथ को देख सकते हैं, उस पानी को देख सकते हैं, त्रिनिटी को देख सकते हैं, वैष्णो देवी को देख सकते हैं, हवा में देख सकते हैं, कुंडली चक्र को देख सकते हैं। हर चीज़ अमरनाथ तक, सब चीज़ें यहीं तक ही हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आप ज्ञान दे दिया, मगर आप जो मैंने पिक्चर दिखाई है कि ये शिव और शक्ति जब होंगे, वो शिव शक्ति मिलकर ही अ, कैलाश पर्वत में वहाँ पे हैं। वो निर्गुण निर्गुण ब्राह्मण की तरफ से दोनों में संपूर्णता है, इसलिए वो वहाँ पे हैं। शायद इसलिए वहाँ पे फिफ्थ लेवल जीनॉन को, आयोडीन को जिनॉल में बदलने के लिए शायद शिव और पार्वती वहां पे वही करते हैं जो पार्वती वहां पे, वो मैं दिखा चुका हूं। अब इससे आगे
जो वीडियो आने वाला है वो आकाश गंगा के नीचे आने के लिए उसके साथ क्या है, फिर पानी को और भी ज़्यादा तरह से समझने की कोशिश हम उसमें करेंगे। तो मुझे लगता है आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आप देखिए कि हम साइंस को स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक ले जा रहे हैं, मगर सारे अनुभव आपको करने पड़ेंगे। मेरी सबसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है, कर्म और धर्म को आगे मानिए, ज्ञान को मानिए, कर्म योगी बनिए, ज्ञान योगी बनिए, संपूर्णता को ढूंढने की कोशिश कीजिए, फिर जाके आप कुदरत को देख सकते हैं। मगर किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ है जो कुदरत को आपकी सेंसिटिविटी को कम करता है, वो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे वो नॉन वेजिटेरियन खाना हो, शराब हो, सिगरेट हो, स्मोक हो, जो भी स्टिमुलेट करते हैं आपको, कुदरत से दूर करते हैं, उस सब चीज़ों से दूर रहते हैं। कोई भी चीज़ जो आपकी सेंसिटिविटी को कम करता है, जहाँ तक पेन किलर्स भी हैं, जो अंदर खा के सेंसिटिविटी को ख़त्म करने वाला है, वो आपको नहीं करने हैं। खाने से ही आप ठीक है, ये आयुर्वेद को समझिए, सिद्ध को समझिए, वही खाइए जो आपके लिए अच्छा है। एक्सपेरिमेंट करके उसको बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से टेस्ट करके देखिए, तो आपको वो नज़र आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, मैं नियर 73 प्लस हूँ, मगर मेरे सर बायोकेमिस्ट्री 21 साल की तरह हैं। वो हैं जो मैंने पहले कभी भी नहीं महसूस किए थे। उम्र के साथ खराब होते हैं, मैं उम्र के साथ उसको ठीक कर रहा हूँ। वो उसका ज्ञान दिव्यांग की है और कुछ नहीं है। यही अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।